हेलो फ्रेंड्स। आज हम अध्ययन करेंगे इंडियन रिवर्स के बारे में, अर्थात भारतीय नदियों के बारे में। चूँकि हम जानते हैं कि भारत जो है विभिन्नताओं का देश है। डिफरेंट टाइप के पहाड़ हैं, पर्वत हैं, मैदानी भाग हैं, रेगिस्तान है इत्यादि। हर जगह एक नया ही लुक देखने को मिलेगा। तो उसी तरह से नदियों का भी एक अलग हिसाब किताब है। जैसे हिमालय नदियाँ का एक की अलग विशेषता है और प्रायद्वीपीय नदियों की एक अलग विशेषता है। तो मुख्य रूप से जो हम आज अध्ययन करेंगे वो हिमालयन नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय नदियाँ। तो सबसे पहले हम भारतीय नदियों के बारे में जो जानेंगे, क्योंकि नदियाँ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारी सभ्यताएं जो हैं वो नदियों के किनारे विकसित हुई है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। तो नदियों के किनारे विकसित होने का मतलब यह है कि सिंचाई की सुविधा, बहुत शहर जो हैं बसते हैं नदियों के किनारे। उसके बाद सिंचाई की सुविधा की वजह से फसलों की पैदावार होती है और फसलों की वजह से अनाज की पैदावार होती है जो मनुष्य जिसको खा के जीवित रहते हैं। तो ये नदियाँ इंसान के लिए बहुत, इसके अलावा भी जानवरों के लिए, इंसान पशु पंछियों के लिए, हर किसी के लिए ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारत जो पृथ्वी है उस पर 71% जो जल है और 29% भूमि है। तो ये जो 71% जो जल है, तो ये जो जल है वो महासागर के रूप में, सागर के रूप में, नदियों के रूप में, झीलों तालाबों के रूप में, ग्लेशियर के रूप में इत्यादि विभिन्न सोर्सेस के रूप में ये रहती हैं। तो उसी में एक है नदी। क्योंकि नदियों का जो पानी होता है वो पीने लायक होता है, मीठा होता है। क्योंकि महासागर का पानी तो हम पी नहीं सकते हैं, खारा होता है। तो नदियाँ हमारे लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि विश्व में एक नदियों का जाल सा बिछा हुआ है। नदियों का जाल कहने का मतलब है कि स्वयं भारत में ही सैकड़ों नदियां हैं, 100 से ज़्यादा नदियां हैं, 200 300। अगर छोटी छोटी नदियों को अगर देखा जाए तो बहुत सारी नदियां हैं। लेकिन यहाँ हम मुख्य नदियों की चर्चा करेंगे। मुख्य नदियों में जो हिमालयन नदियाँ हैं और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उन्हीं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो हिमालयन रेंज है, ये इसे यहीं से हिमालयन नदियाँ निकलती है। ये हिमालयन श्रेणी है। जो भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, ये जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड से होते हुए ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक, ये एक जो कई हजार किलोमीटर में जो हिमालयन रेंज फैला हुआ है, जो हिमालयी क्षेत्र है, यही चूँकि ग्लेशियर के रूप में भी हैं, पर्वत हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, और एक ग्लेशियर के रूप में इनका हजारों किलोमीटर तक फैलाव है। और ग्लेशियर हम जानते हैं कि एक पानी का सोर्स का काम करती है। और मानसून में बारिश तो होती ही है, बारिश के साथ साथ ये ग्लेशियर भी एक पानी के रूप में एक बड़े क्षेत्र पर और कई सारी नदियों के निकलने का एक मार्ग प्रशस्त करती है। तो हिमालय रेंज में जो हम आज अध्ययन करेंगे, तो जो मुख्य नदी है जो यहाँ तिब्बत के पास से निकलती है वो है सबसे पहले सिंधु नदी। ये चाइना का जो तिब्बत का क्षेत्र है वहाँ से एक सिंधु नदी निकलती है। और ये सिंधु नदी जो जम्मू कश्मीर होते हुए इसका जो मैक्सिमम भाग है फिर पाकिस्तान में आके ये बंगाल के अरब सागर में आके गिर जाती है। तो इसका जो एक बहुत, हालांकि ये इसके जो लंबाई है वो ज़्यादा है, लेकिन भारत में ये बहुत कम एरिया में को कवर करती हैं और मैक्सिमम एरिया ये आके आके पाकिस्तान पे गिर जाती है। तो ये जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी के बारे में एक और बात हम जानते हैं कि 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उस समय विश्व बैंक के सहयोग से और वहाँ के पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच एक एग्रीमेंट हुआ जिसे सिंधु जल समझौता के नाम से हम जानते हैं। सिंधु जल समझौता में क्या था कि ये जो सिंधु नदी है इसकी 5 और सहायक नदियाँ हैं। इसमें झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। तो ये जो ऊपर की 5 नदियाँ हैं, जैसे झेलम है,
चिनाब है, और ये जो दो सहायक नदियां हैं, और ये सिंधु है। ये 3 नदियों का एग्रीमेंट में था कि इसके 80% जल का जो यूज है वो पाकिस्तान करेगा, और 20% जल का यूज जो है भारत करेगा। और नीचे की जो 3 नदियां हैं, जिसमें रावी है, ब्यास है और सतलज है, सतलज या सतलुज, ये जो 3 नदियां हैं, इनके 80% जल का यूज इंडिया करेगा, और 20% जल का यूज पाकिस्तान करेगा। तो ये एक एग्रीमेंट हुआ, जो एग्रीमेंट आज भी जारी है। और कुछ दिन पहले जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ था, तो ये सिंधु के जल को रोकने के बारे में कहा गया था। तो एक पॉलिटिकल इशू है, और इस तरह के जो पॉलिटिकल इशू है वो होते रहते हैं। तो यही सिंधु जल समझौता है जो 1960 में किया गया था। तो ये सिंधु नदी, इस सिंधु नदी की ये 5 सहायक नदियां हैं, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। और ये इसके सहायक नदियों के रूप में ये इनसे मिलती है, और ये फिर आके जम्मू कश्मीर से होते हुए आके पाकिस्तान में आके गिर जाती है। तो हमने ये इनके 5 सहायक नदियों के बारे में जाना। और जो पंजाब है, पंजाब हमारा जो राज्य है वो इन्हीं 5 नदियों के नाम पे पड़ा हुआ है। पंजाब अर्थात 5 नदियों की भूमि, जिसे पंजाब कहते हैं। तो सिंधु के यहाँ ये सिंधु नदी है, यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, और इसी मानसरोवर झील से ये सतलज भी निकलती है। तो 3 नदियां जो मुख्य हैं, जो हिमालयन नदियों में, जो बाहर भारत के बाहर से निकल के आती हैं मानसरोवर झील के तिब्बत से, इसमें एक सिंधु है और एक सतलज है, और एक ब्रह्मपुत्रा है। तो सबसे पहले हम ये सिंधु और सतलज के बारे में हमने जाना। उसके बाद हम जानते हैं ब्रह्मपुत्रा। सतलज नदी पर जो सतलज नदी के सहयोग से जो राजस्थान में एक नहर निकाली गई है, जिसे इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है, जिसे इंदिरा कनाल भी कहा जाता है, वो ये सतलज नदी के सहयोग से ही निकाला गया है। तो उसके बाद सिंधु और सतलज के बाद जो नेक्स्ट नदी है वो है ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा जो यहाँ से, ब्रह्मपुत्रा यहीं मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, और यहाँ से निकलकर ये तिब्बत होते हुए, और यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है, वहाँ नामचा बरवा जो पहाड़ी है, वहाँ से फिर ये यू टर्न लेती है, और फिर ये ब्रह्मपुत्रा असम होते हुए फिर ये बांग्लादेश होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए आके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो अब इसके नाम कुछ अलग अलग टाइप के हैं। जब ये तिब्बत में जब रहती है तो उसका अलग नाम है। अरुणाचल प्रदेश में जब यू टर्न होकर ये जो घूमती है तो उसका एक अलग नाम है। और ये जब बांग्लादेश में जाती है तो उसका अलग नाम है। असम में आती है तो उसका अलग नाम है। तो विभिन्न नामों से ये ब्रह्मपुत्रा नदी जानी जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। लेकिन जो ब्रह्मपुत्रा नदी है उसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है, लगभग 2900 किलोमीटर है। तो ये लंबाई के दृष्टिकोण से भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। चूँकि ये तिब्बत से होके और यहाँ बाहर से बाहर ही यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आके फिर ये यहाँ बांग्लादेश में होते हुए आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो एक कम क्षेत्र को कवर करती है इंडिया में। इसलिए इसे भारत की सबसे लंबी नदी नहीं कहते हैं, बल्कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कहते हैं। क्योंकि इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा है। तो चौड़ी नदियों में जब ये यहाँ से जब चलती है तिब्बत से, तो तिब्बत में इसको कहा जाता है सांगपो नदी। और यहाँ से चल के जब यहाँ से यू टर्न होती है अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पे इसको कहा जाता है दिहांग नदी। और ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये असम से होते आती है, और असम में इसको ब्रह्मपुत्रा नाम दिया जाता है। और असम से एक और क्वेश्चन बनता है कि यहाँ जो असम में जब ये आती है
तो यहाँ पे एक चूँकि एक अफ़वाह इसका जो तंत्र है बहुत बड़ा है, एक जल ग्रहण संग्रहण करने की क्षमता इसके पास बहुत ज़्यादा है। तो एक द्वीप का निर्माण करती है जिसे माजुली द्वीप कहते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और सबसे छोटा नदी द्वीप भी यहीं पे है, इसी ब्रह्मपुत्रा नदी में। तो हमने देखा कि जब ये ब्रह्मपुत्रा ये अरुणाचल प्रदेश से क्रॉस करते हुए असम में आती है तो ब्रह्मपुत्रा नदी रहती है, और जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसे जमुना नाम दिया जाता है, जमुना। और एक बांग्लादेश से एक और नदी आती है जो मेघना नदी है, और फिर जब मेघना नदी और जमुना नदी ब्रह्मपुत्रा नदी मिल जाते हैं और फिर एक गंगा नदी भी यहाँ आके मिल जाती है, जिसे यहाँ पे बांग्लादेश में पद्मा नाम दिया जाता है। तो जब ये तीनों नदियाँ यहाँ आके मिल जाती है तो ये बांग्लादेश में इसी ब्रह्मपुत्र नदी को मेघना नदी कहते हैं। तो जब ये ब्रह्मपुत्र नदी आगे आती है तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र के सहयोग से यहाँ पश्चिमी बंगाल में और पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश क्षेत्र को कवर करते हुए दोनों देशों में एक सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। और ये सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। चूँकि डेल्टा क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। नदियाँ जो पर्वतों से और पहाड़ों से होके आती हैं तो अपने साथ बहुत सारे गाद, बहुत सारे अवसाद, मिट्टी, चट्टानों के कण, टुकड़े इत्यादि लेके आती है। तो जब आने के क्रम में क्या होता है कि जब ये पहाड़ों से होके जब चलती हैं तो उनके उनके में एक फोर्स होता है, एक वेग होता है, एक स्पीड होता है। वो धीरे-धीरे जब मैदानी क्षेत्रों में आती हैं तो कम हो जाता है, और कम होने के साथ ही जब ये पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में आती है, बांग्लादेश के क्षेत्र में, तो यहाँ पे वो अपने गाद को, अपने अवसाद को वहाँ जमा करने लगती है एक त्रिभुजाकार आकृति के रूप में, और फिर वहाँ पे एक डेल्टा का निर्माण होता है। और यहीं पे एक वृक्ष पाया जाता है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, और इन मैंग्रोव वन में जो वृक्ष पाए जाते हैं उनका नाम है सुंदरी वृक्ष, सुंदरी वृक्ष। और ये सुंदरी वृक्ष जो है यहाँ बंगाल टाइगर भी बांग्लादेश में मिलते हैं। और सुंदरी वृक्ष के बारे में एक विशेषता ये है कि इसकी जो जड़ें हैं वो क्रॉसवाइज रहती हैं, मिट्टी में धंसी रहती हैं, चूँकि एक दलदली एरिया होता है। और इस सुंदरी वृक्ष को इसलिए भी जाना जाता है कि जो सुनामी वगैरह आती है, चक्रवात वगैरह, तो पानी का एक जो स्पीड होता है उसको रोकती हैं और जान माल की क्षति को कम करने में सुंदरी वृक्ष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यहाँ पे बंगाल टाइगर के बारे में हमें जाना कि यहाँ मिलता है, सुंदरबन डेल्टा यहाँ पे बना हुआ है इसी नदी पे। उसके बाद कुछ और नदियाँ हैं जो डेल्टा बनाती हैं, जैसे कृष्णा, गोदावरी इत्यादि। तो उसके बारे में हम फिर जब प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जब जानेंगे तो वो उसके बारे में हम बाद में वो अध्ययन करेंगे। तो हमने ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में कुछ विशेष बातों को जाना, और सिंधु नदी के बारे में जाना, और उनकी 5 सहायक नदियों के बारे में जाना। इसे ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र कहते हैं। अब गंगा नदी के बारे में हम जानेंगे। सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र के बारे में हमने जाना, हिमालय नदियों के बारे में। और अब हम जानेंगे गंगा नदी। तो यहीं पे जो उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड के आपको गोमुख ग्लेशियर से निकलती है गंगा। और ये गंगा, चूँकि हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि यहाँ से जो 2 धाराएँ निकलती है, एक अलकनंदा, 2 धाराएँ निकलती है, एक है अलकनंदा और एक है भागीरथी। तो जो भागीरथी एक और अलकनंदा भी जब आती है तो ये दोनों नदियाँ आके देवप्रयाग में मिलते हैं एक साथ। और देवप्रयाग में मिलने के पहले भी ये जो अलकनंदा नदी है इसमें भी बहुत सारी नदियाँ, 5 नदियाँ जो है मुख्य रूप से आके मिलती हैं, जो पंचप्रयाग के नाम से हम जानते हैं, उन क्षेत्रों में आके मिलती हैं, जिसमें मंदाकिनी इत्यादि नदियाँ हैं। और जब ये देवप्रयाग में आती हैं तो देवप्रयाग में इनको आपस में जब मिलती हैं तो इनको गंगा नाम दिया जाता है, और तब से ये गंगा के नाम से ही जानी जाती हैं। तो और जब पर्वतों से, पहाड़ों से जब होते हुए जब आती हैं ये, उसके बाद ये
हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र में उतरती हैं, मैदानी क्षेत्र में, और ये तो फोर्स के साथ आ रही हैं, एक तीव्र गति के साथ आ रही हैं, लेकिन मैदानी गति में उतरने के बाद इनकी गति थोड़ी कम हो जाती है। तो उत्तराखंड के बाद ये बहुत सारे राज्यों को क्रॉस करती हुई और ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती हैं। तो उन राज्यों में उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम इत्यादि हैं। उसके बाद ये आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो गंगा नदी के बारे में कुछ हम और विशेष जानकारी लेंगे, जिसमें गंगा को हम उत्तर भारत की पवित्र नदी कहते हैं। इसकी जो लंबाई है सबसे ज़्यादा 2525 किलोमीटर, और उत्तर भारत की गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। और इसकी एक और विशेषता है कि इसके पानी को पवित्र माना गया है। बहुत सारे धार्मिक कार्य या धार्मिक जो जगह हैं यहाँ पे बने हुए हैं, और पानी को पवित्र इसलिए कहा गया है कि कई वर्षों तक इसके पानी को रखने के बाद भी ये पानी खराब नहीं होता है। एक तरह के वायरस इसमें पाए जाते हैं इस पानी में, जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं उसको ख़त्म कर देते हैं, और पानी ताज़ा और फ्रेश रहता है, कभी खराब नहीं होता। तो ये जो मुख्य 5 राज्यों को क्रॉस करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो उत्तराखंड, बिहार, झारखंड का कुछ भाग, उसके बाद है आपको पश्चिम बंगाल, असम होते हुए ये आके गिर जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। तो इसी गंगा के और ब्रह्मपुत्रा के सहयोग से यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है, और जब ये बांग्लादेश में आती हैं तो इनको पद्मा नाम दिया जाता है, पद्मा नदी। और फिर ये पद्मा नदी, या फिर जो ब्रह्मपुत्रा नदी आ रही है, जमुना नदी, या फिर जो बांग्लादेश से आ रही है मेघना नदी, ये तीनों जब एक साथ मिलते हैं तो एक मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। तो अब हम जानेंगे गंगा की सहायक नदियों के बारे में। गंगा की सहायक नदियों के बारे में। तो गंगा की जो सहायक नदी हैं उसमें जो एक बाएं साइड से आने वाली नदियां हैं और एक दाहिने साइड से आने वाली नदियां हैं। तो जो दाहिने साइड से आने वाली नदियां हैं उसमें एक आपको यहाँ उत्तराखंड से ही एक यमुनेत्री ग्लेशियर से, हिमानी से नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना। क्योंकि यमुनोत्री ग्लेशियर है, नाम से ही स्पष्ट है, यमुना हम बुलाएंगे नहीं। जो ये दाएं साइड से आके गंगा में मिलती है, जो कि दिल्ली होते हुए ये आती है, और आके यहाँ पे दाएं साइड से आके मिलती है। और कुछ नदियाँ जो एमपी से वगैरह, जैसे कि चंबल है, केन है, बेतवा है, ये जो मुख्य नदियाँ हैं जो दाएं साइड से मिलने वाली हैं, ये भी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। चूँकि वास्तव में ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं और ये गंगा की उप सहायक नदियाँ हैं। ये सबसे पहले यमुना में मिलती हैं और फिर यमुना गंगा में मिल जाती है। तो ये गंगा की सबसे सहायक नदियों में जो माना गया है वो यमुना नदी को माना गया है, और उसकी सहायक में जो नदियाँ हैं वो चंबल, केन, बेतवा और कुछ और नदियाँ भी हैं जो इन नदियों में मिलती है। फिर ये नदियाँ जमुना नदी में मिलती है और फिर जमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है। और एक यहाँ एमपी से एक नदी निकलती है, सोन नदी। सोन और नर्मदा नदी निकलती है। तो नर्मदा नदी चूँकि गंगा में मिलती नहीं, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। सोन नदी के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक सोन नदी ऐसी नदी है जो डायरेक्टली, जो बिना किसी नदी सहायक नदियों के मिलने से डायरेक्ट जो जाके गंगा मिलती है दक्षिण से, वो है सोन नदी। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और डायरेक्ट बिना किसी नदियों के सपोर्ट के मिलने से, और ये डायरेक्ट जाके गंगा में मिल जाती है पटना के पास, बिहार के पटना के पास जाके ये गंगा नदी में मिल जाती है। और बाकी जो नदियां हैं जैसे कि जमुना, ये इनकी सहायक नदियां हैं, इनके भी कुछ सहायक नदियां हैं, तो ये सब मिलके फिर जाके गंगा में मिलती है। तो प्रायद्वीपीय नदियों का जब हम अध्ययन करेंगे तब हम उनके बारे में जानेंगे, सोन और नर्मदा के बारे में। पहले हम उत्तर भारत की नदियों के बारे में जानते हैं। तो कुछ ये दाएं साइड से आने वाली कुछ नदियां हो गई। बाएं साइड से आने वाली जो कुछ नदियां हैं, क्योंकि दोनों साइड से आके गंगा में मिलती हैं, दोनों साइड से आके गंगा में मिलती हैं, तो उन नदियों में जो बाएं साइड से जो आकर गंगा मिलती है उसमें सबसे पहले है घाघरा।
और घाघरा से भी पहले जो है वो है रामगंगा। रामगंगा, यहाँ देखेंगे रामगंगा, ये भी उत्तराखंड के ग्लेशियर से निकलती है और ये सबसे पहले जो बाएं साइड से आके मिलने वाली जो नदी है वो रामगंगा है। और फिर रामगंगा के बाद जो नेक्स्ट जो नदी मिलती है बाएं साइड से वो है घाघरा नदी। घाघरा नदी, चूँकि ये हिमालयन नदियाँ हैं, मैक्सिमम हिमालयन नदियाँ जो हैं बाएं साइड से आके गंगा में मिलती हैं। इसमें रामगंगा है, घाघरा है, घाघरा को भी ये नेपाल हिमालय से निकलती है और इसको वहाँ पे काली और करनाल नदी कहा जाता है। बाद में जब ये आगे आती हैं तो फिर एक में मिल के घाघरा का नदी घाघरा नदी बन जाती हैं। तो ये छपरा के पास आके गंगा में मिल जाती है नदी। छपरा के पास आके जो घाघरा नदी है वो गंगा मिल जाती है। फिर नेक्स्ट बाएं साइड से जो आने वाली नदियां हैं उसमें एक गंडक नदी है। गंडक नदी भी नेपाल हिमालय से निकलती है और फिर ये पश्चिम चंपारण होते हुए ये यहाँ पे सोनपुर में सोन नदी जो है वहाँ पे सोनपुर में आके गंगा से मिल जाती है। और फिर गंडक के बाद कोसी नदी है। कोसी नदी भी नेपाल हिमालय से ही निकलती है, जैसे सप्तकोशी को कहते हैं। ये भी आके गंगा में मिल जाती है। चूँकि कोसी नदी से एक और क्वेश्चन है कि कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। सिर्फ कोसी नदी को ही नहीं बल्कि बंगाल में जब हम जाएंगे पश्चिम बंगाल में तो दामोदर नदी को भी बंगाल का शोक कहते हैं। उसी तरह से कोसी नदी को हम बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक इसलिए कहते हैं कि जब ये चलती है और इतने तेज गति से चलती है कि कभी कभी क्या होता है कि अपने मार्ग को बदल देती है, कभी किसी दिशा में कभी किसी दिशा में। और उन दिशाओं में जाने के क्रम में क्या होता है कि ये बहुत जान माल की क्षति करती है, बांधों को तोड़ते हुए, सब चीज़ को ध्वस्त करते हुए, फसलों को, हर चीज़ को। इसलिए इससे काफ़ी नुकसान भी होता है। चूँकि हमारा जो बिहार है और उत्तरी बिहार जो है वो तो बाढ़ के लिए ही प्रसिद्ध है। बाढ़ इसमें आते हैं बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ता है। क्योंकि पानी जब नेपाल हिमालय से जब ये निकलती हैं नदियाँ निकलती हैं तो नेपाल गवर्नमेंट क्या करता है, उसको उस पानी को छोड़ देता है। और कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के कारण जो बिहार में एक बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है और कोसी को इसी कारण एक भयावह स्थिति के रूप में बहती है और इसे बिहार का शोक कहते हैं। और ये पश्चिम बंगाल में हम जाएंगे तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं, जो छोटा नागपुर के पठारी से निकलती है। और जिस तरह से ये नुकसान करती है बाढ़ के कारण, उसी तरह से वो भी बाढ़ के कारण काफ़ी नुकसान करती है पश्चिम बंगाल में, जिस कारण से उस दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। तो एक सबसे लास्ट में जो एक नदी महानंदा जो गंगा मिलती है बाएं साइड से आके, ये है महानंदा नदी, जो पश्चिम बंगाल के ही दार्जिलिंग से निकलते हुए यहाँ के ये फरक्का के पास आके मिल जाती है गंगा में। तो ये गंगा से रिलेटेड कुछ बातों को हमने जाना। गंगा को एक और इम्पोर्टेंट इसमें जो पॉइंट है वो है कि 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। जो राष्ट्रीय जलीय जीव जो घोषित किया है डॉल्फिन को, वो भी इसी गंगा नदी में पाई जाती है। तो कुछ मुख्य बातों को हमने जाना, सुंदरबन डेल्टा के बारे में जाना, ये जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली उसके बारे में जाना, सिंधु नदी, सतलुज नदी, उनके 5 सहायक नदियाँ, बाएं से आने वाली नदियाँ और दाहिने साइड से आने वाली कुछ नदियों के बारे में हमने जाना। तो सिंधु नदी तंत्र और ये ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र के बारे में, कुछ जो हिमालयन नदियों जो विशेष हिमालयन नदियाँ हैं उनके बारे में हमने जाना। अब हम अध्ययन करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय नदियाँ, चूँकि प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या होता है कि 3 तरफ से जल हो, जल का एरिया हो और एक तरफ से भूमि हो, वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ अरब सागर है या हिंद महासागर है, हिंद महासागर है और यहाँ बंगाल की खाड़ी है और ये सब जलीय क्षेत्र हैं। और ये जो बीच का भाग जो है वो भूमि वाला क्षेत्र है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। और एक होता है खाड़ी। खाड़ी में क्या होता है, सीधे इसके अपोजिट होता है। जैसे ये तीनों तरह से नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, उसी तरह से खाड़ी जो होते हैं तीनों तरफ से
ये भूमि से घिरे हुए क्षेत्र होते हैं और एक तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी जो है गुजरात के पास, फिर आकर यहाँ पे ये अरब सागर में जो नदियाँ, यहाँ कुछ नदियाँ हैं जो खंबात की खाड़ी में गिरती है और फिर यहाँ पे आके अरब सागर में गिर जाती हैं। तो अप्रायद्वीपीय नदी में जो मुख्य नदियाँ हैं उनमें हम देखेंगे सोन नदी के बारे में हमें जाना, जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। यहीं से अमरकंटक की पहाड़ी से एक महानदी निकलती है जो यहाँ उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और उसके बाद महाराष्ट्र में, यहाँ महाराष्ट्र में आपको एक नदी है जो नासिक से निकलती है, गोदावरी। गोदावरी नदी जो है वो सेकंड सबसे लंबी नदी है। सबसे फर्स्ट लंबी नदी गंगा और सेकंड सबसे लंबी नदी गोदावरी है। और गोदावरी को भारत की वृद्ध गंगा भी कहते हैं और दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। इसमें कावेरी को भी दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं और इसको दक्षिणी गंगा कहते हैं। और सबसे वयोवृद्ध गंगा गोदावरी नदी को ही कहते हैं और ये सबसे लंबी नदियों में मानी गई है। उसके बाद से यहाँ महाराष्ट्र से ही एक और नदी निकलती है, उसका नाम है कृष्णा। महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा और ये फिर कृष्णा ये आगे चल के फिर ये आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसी पे एक बांध बंधा हुआ है, नागार्जुन सागर बांध। नेक्स्ट जो है वो है अब नर्मदा नदी। एक नर्मदा नदी के बारे में हम जानेंगे। ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और ये बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में पूरब की दिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है और बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो पश्चिम की तरफ बहते हुए और ये यहाँ के अरब सागर में या खंबात की खाड़ी में गिर जाती है और खंबात की खाड़ी होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो स्पेशली ये अरब सागर ही इसको माना जाएगा, जब चूँकि ये इससे लिंक है अरब सागर से, तो एक अरब सागर में आके गिर जाती है। तो दो तरह की नदियाँ हैं। जो मुख्य नदियाँ हैं जो अरब सागर में आके गिर जाती हैं वो है नर्मदा नदी। चूँकि सोन और नर्मदा एक ही जगह से निकलते हैं, अमरकंटक की पहाड़ी से जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, और फिर ये दोनों दो डायरेक्शन में बहने लगती है। एक अपोजिट डायरेक्शन में जाके गंगा से मिल जाती है दक्षिण की तरफ से, और एक सीधे पश्चिम से होते हुए आके अरब सागर में गिर जाती है। तो पश्चिम से जो बहने वाली जो नदियाँ हैं, कई बार क्वेश्चन पूछता है, जिसमें ताप्ती है, नर्मदा है, माही है, लूनी है। तो लूनी तो एक ऐसी नदी है जो यहाँ राजस्थान के अरावली क्षेत्र से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, अर्थात वो मिट्टी में एक तरह से समा जाती है, उसका फिर दिखाई नहीं देती। तो विलुप्त होने का मतलब यही है। तो माही नदी जो है वो आके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, नर्मदा नदी, और ये उसके बाद ताप्ती नदी आके ये अरब सागर में गिर जाती है। तो ये जो कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, गंगा नदी है, इत्यादि जो नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र नदियाँ, ये डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण करते हैं यहाँ पे पूर्वी घाट के पास। और ये जो नदियाँ हैं ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये इधर की नदियाँ, पूर्वोत्तर की जो नदियाँ हैं, और ये जो नदी है नर्मदा और ताप्ती वगैरह, ये सब एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो एस्चुरी का निर्माण करते हुए ये आके यहाँ पे गिरती हैं। और कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जो धुआंधार जलप्रपात है, एक बार यूपीपीसीएस में पूछा गया था कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है, तो वो है नर्मदा नदी। ये जब चलती हैं तो द्रोणी क्षेत्र से होकर चलती हैं। द्रोणी या भ्रंश घाटी जिसको बोलते हैं, भ्रंश घाटी जिसको बोलते हैं, उस क्षेत्र से होकर ये बहती हैं। भ्रंश घाटी क्या है? क्योंकि दो पहाड़ों के बीच से होकर बहने को ही भ्रंश घाटी कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण और क्या हुआ कि जो बीच की जो भूमि होती है वो धंस जाती है नीचे, और एक एरिया बन जाता है किसी पानी के बहाव का, और उसी रास्ते से जब नदी बहती है तो उसको भ्रंश घाटी या द्रोणी क्षेत्र बोलते हैं। तो इसी भ्रंश घाटी से क्वेश्चन आता है कि कौन नदी बहती है, तो नर्मदा और ताप्ती, और ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ये हमने जाना। और धुआंधार जलप्रपात जो है वो जबलपुर के पास इसी नदी पे बना हुआ है। जलप्रपात अर्थात तो वाटरफॉल। जब नदियाँ जो है पहाड़ों के माध्यम से, पर्वतों के माध्यम से ऊपर से जब गिरती हैं, नीचे पानी उसका जब गिरता है
तो उसी को एक जलप्रपात के रूप में जाना जाता है, वाटरफॉल फॉल के रूप में जाना जाता है या झरना के रूप में जाता है। तो ये जो धुआंधार जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात जो है वो इसी नदी पे है, इसी नदी पे बना हुआ है। तो है ना, कुछ मुख्य दक्षिण की नदियों के बारे में हमने जाना, और उसके बाद हम जानेंगे नेक्स्ट जो नदी है कृष्णा नदी के बारे में जाना। एक है कावेरी नदी जो कर्नाटक से यहाँ पे निकलती है, ये कर्नाटक की पहाड़ी से निकलती है और यहाँ तमिलनाडु से होते हुए यहाँ आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कई बार जैसे सिंधु के जल को लेकर विवाद होते रहता है, उसी तरह से कावेरी जल विवाद भी हम सुने हैं। कावेरी चूँकि कर्नाटक से बहते हुए ये तमिलनाडु में प्रवेश करती है, फिर आके यहाँ गिर जाती है, तो इसमें कई बार विवाद चलते रहता है और ये कोर्ट में भी मैटर गया हुआ है। और चूँकि कर्नाटक एक अपना पानी को इसको रोकना चाहता है और तमिलनाडु चाहता है कि नहीं, ये पानी नहीं रुके, हमारे राज्य में भी आए, तो ये कई बार विवाद होते रहता है। इसी कावेरी नदी पर एक शिव समुंदर जलप्रपात बना हुआ है। तो ये हमने कुछ मुख्य नदियों के बारे में जाना। जो राजस्थान के अरावली क्षेत्र से एक लूनी नदी निकलती है, जो यहाँ, इसके बारे में हमने जाना, जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो ये कुछ मुख्य नदियाँ हैं जिनके बारे में एक जानकारी हमने हासिल किया। इसके अलावा भी बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे केरल में एक पेरियार नदी है। ये छोटी मोटी नदियाँ, इससे क्वेश्चन कम आते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी किसी किसी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इन्हीं सब नदियों से पूछा जाता है। प्रायद्वीपीय नदी के बारे में जो मुख्य नदियाँ हैं ये, और जो हिमालयन नदियाँ हैं वो, तो एक तरह से 4 भागों में बाँटा गया है नदियों को, एक हिमालयन नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, मरुस्थलीय नदियाँ और एक तटवर्ती नदियाँ, तटीय नदियाँ जो है। लेकिन ये मुख्य रूप से 1-2 नदियाँ हैं जो तटवर्ती क्षेत्र और ये जो मरुस्थलीय नदियाँ हैं, लेकिन मुख्य रूप से हिमालयन नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों को ही में बाँटा गया है इन नदियों को। तो इसके बाद भी जो छोटी-मोटी नदियाँ हैं, इसको हम फिर से अगले वीडियो में उसका अध्ययन करेंगे, जो छोटी-मोटी नदियाँ जो छूट गई हैं। बाकी एक विशेष नदियों के बारे में हमने आज जाना और समझा कि इसकी क्या उपयोगिता है और ये कौन-कौन सी नदियाँ हैं, कहाँ से निकलती हैं और इनकी क्या खासियत है। तो धन्यवाद।